नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे विश्वास के साथ अपने विकास के विजन के साथ 2023 में विजय की तैयारी करते हुए अब बात कर रहे हैं 2030 की और कह रहे हैं कि राजस्थान को नंबर 1 बनाना है। यानी अगले 7 सालों में राजस्थान का दृश्य और परिदृश्य दोनों बदल देना है। इतना बदल देना है कि हर कोई कहे कि नंबर 1 राजस्थान है। लेकिन इसके जरिए शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को बोल रहे हैं कि सियासी परिदृश्य नहीं बदलना चाहिए, सत्ता नहीं बदलनी चाहिए, चेहरा नहीं बदलना चाहिए, योजना नहीं बदलनी चाहिए, विश्वास नहीं बदलना चाहिए। वरना क्या वाकई में सेकुलर छवि की कांग्रेस के पास वर्तमान स्थिति में मोदी के चेहरे से लड़ने, बीजेपी के हिंदुत्व से लड़ने, धार्मिक मुद्दों से लड़ने का एक ही ब्रह्मास्त्र है और वो है गहलोत सरकार की योजना। अगर योजना का प्रचार प्रसार हर घर तक हो गया, हर घर से किसी ना किसी को किसी भी योजना से जोड़ दिया गया, तो फिर बीजेपी के चुनाव लड़ने के PPP फॉर्मूले यानी कि पन्ना प्रमुख प्लान को HGL यानी कि हर घर लाभार्थी प्लान के जरिए हराया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है। और क्या इसीलिए अब गहलोत लेकर आ रहे हैं महंगाई राहत कैंप, जिसके जरिए हर घर योजना पहुंचाई जाए, 2023 के जरिए 30 का सपना पूरा किया जाए। आज बात किसी मुद्दे पर कि विजन 30 के रीजन कितने हैं। तय किया 2030 मिशन लेके चले, नंबर 1 रहे राजस्थान देश के अंदर। बन सकता है अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाएं कि मिशन 2030 को कामयाब करना है। तो विजन 2023 नहीं है, अब विजन 2030 है। तो क्या ये कहते हुए गहलोत ने बता दिया कि 2028 तक मैं ही चेहरा हूं, मेरी योजना ही मेरी ताकत है और 2028 में भी मैं ही हूं? क्या वाकई में गहलोत और गहलोत की योजना कराएंगी बेड़ा पार? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता माधोराम चौधरी जी। माधोराम जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी प्लान एग्जीक्यूट करती है कि भाई पहले 23, फिर 25, फिर 30, फिर 45 और आगे तक के प्लान, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उसी राह पर है और कह रहे हैं कि नहीं, अब 23 नहीं देखना, 23 तो हमारे पास है, अब तो हम 30 की बात करेंगे, 28 भी हमारे पास है, 30 तक नंबर 1 बना देंगे। अब देखिए, वैसे तो गहलोत जी खुद ही बेहतर बता सकते हैं जी, परंतु अगर इनकी योजनाओं के नाम पे ये उतरना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा, इनकी सारी योजनाएं जो है वो धरातल पे एक भी योजना नहीं उतरी और एक भी ऐसी योजना बता दें जिन योजनाओं को ये धरातल पे उतार पाए हैं। पूर्ववर्ती सरकार की, जो हमारे बीजेपी के समय वसुंधरा जी की सरकार की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का मात्र इन्होंने नाम बदलने के अलावा ऐसी कोई भी योजना इनके पास नहीं है, न इनके पास में विजन है। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि राजस्थान में ये नंबर 1 की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा इन्होंने राजस्थान अगर नंबर 1 महिला अत्याचार में है तो नंबर 1 है, बेरोजगारी पे है तो नंबर 1 है, करप्शन में है तो नंबर 1 है, और अगर रीट की चीट और पेपर आउट की बात करेंगे तो देश में नंबर 1 है, जहां पे 16 बार पेपर इन्होंने आउट कर दिया। किसानों के साथ में धोखा, चाहे अभी गिरदावरी कराने की बात हो या मैं कहूँगा ऋण माफी की बात हो, तो उसमें भी किसानों का इन्होंने ठगी की है। तो हर वर्ग इनसे त्रस्त है और आने वाले समय में राजस्थान में अगर इस मैं कहूँगा 4.5 साल जिस प्रकार इन्होंने आपस में लड़ने में और जनता का समय खराब किया, उसका जवाब जरूर जनता मांगेगी और नंबर 1 से ही मांगेगी, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार का विजन 2018 में लेके आए थे, उन सभी योजनाओं को इन्होंने धरातल पे उतारने में जनता के साथ में ठगी की है, उसका हिसाब जरूर जनता इनसे मांगेगी। चलिए सर, मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन मैं आपके आंकड़े दुरुस्त जरूर करूंगा। बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 2 पे है, पहले पे हरियाणा, ये 1 पे लाना चाह रहे हैं ना सर। महिला अत्याचार में राजस्थान तीसरे पे है जी। नहीं, एनसीपी के आंकड़े, हाँ, मैं वही आंकड़े बता रहा हूँ सर। दुष्कर्म में आप कह सकते हैं, दुष्कर्म के मामले में आप कह सकते हैं, है ना, अत्याचार में नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। अगर एनसीपी के आंकड़े हमारे साथ कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी जुड़ गए और जगरूप यादव जी जुड़ गए, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं। आरसी चौधरी जी, जब यह कहा जा रहा है कि विजन 2030
तो इसके पीछे के रीजन कितने हैं? और ये जो कहा जा रहा है, क्या ये कहा जा रहा है कि 23 भी हमारा, 28 भी हमारा और 30 तक हमारे ही नेतृत्व में नंबर 1? विजन जी, मैं कहना चाहूंगा कि विजन 2030 ये इस राजस्थान के भविष्य को दर्शा रहा है। ये एक उस नेता की दूरदर्शिता को दर्शा रहा है जो किस प्रकार से 21वीं सदी का जो ये राज्य है वो हिंदुस्तान में नंबर 1 बने। ये उनकी दूरदृष्टि है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता किस प्रकार से प्राउड करे कि राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 पे। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सी बातें रखी और बहुत सी विजन रखे। 2014 की बातें हम अक्सर, जो प्रधानमंत्री जी के जो नारे होते थे और जो नारों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही लास्ट में ये कह दिया कि ये चुनावी जुमले थे। जनता की अदालत में दिए हुए नारे अगर सत्ता में आने के बाद में जुमले बन जाए तो निश्चित रूप से देश की जनता उस नेता की तरफ देखती है जो अपने विजन के साथ में राज्य का या देश का भविष्य इतने समय पे क्या होगा, ये माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने रखा। 2014 का पीपली पिक्चर का वो गाना ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत बजाते थे और इनकी जो महिला विंग थी वो अक्सर 410 रुपए का जो सिलेंडर होता था उसको लेके कहती थी, सैया तो बहुत कमात है, महंगाई डाइन खात जात है। आज वही महिलाएं ये कह रही हैं, सैया की कमाई लूटी, महंगाई डाइन ने बची हुई बचत को भी लूटी। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का है। जिस उज्ज्वला का जिक्र करते हुए देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि गरीब की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके जो आंसू फेफड़ों का जो दर्द रोते थे, उस उज्ज्वला का नारा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया, लेकिन उस उज्ज्वला में ज्वाला डालने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कर रहे हैं। 1150 रुपए में क्या बीपीएल का क्या जो लोग हैं वो खरीद सकते हैं? आज 76 लाख परिवारों को 500 रुपए का अगर कोई सिलेंडर दे रहा है तो राजस्थान की सरकार दे रही है देश के अंदर। अच्छा सर, आंकड़ा दीजिए सर, आज 12 अप्रैल है, आंकड़ा दीजिए कितने सिलेंडर रिफिल हुआ अभी तक 500 रुपए में? आंकड़ा दीजिए। देखिए 24 अप्रैल से आपकी अदालत में जा रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं, उस पंचायत में जा रहे हैं, उस मोहल्ले में जा रहे हैं, उस वार्ड में जा रहे हैं, जिसके अंदर जो तमाम जो 10 योजनाओं को लेकर जो अभी तक 12 दिन में कुछ 100 रिफिल हुए होंगे। कितने आंकड़े हैं, कितने सिलेंडर रिफिल कर दिए 500 रुपए में? देखिए विजेंद्र जी, हमने चाहा कि आप जैसे जो लोग हैं जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इसके लिए प्रशासन आपके संग जाएगा, प्रशासन आपके द्वार पे जाएगा और ये प्रशासन आपके द्वार पे तब तक रहेगा जब तक राज्य की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, 2014 में एक सपना दिखाया गया था 2023 के लिए, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया गया, फिर सपना दिखाया गया 2030 के लिए, फिर एक्सटेंड करके अब उसको 2-4 साल और आगे पीछे किया जा रहा है। क्या वाकई में अब लगने लगा है कि भाई सपने को इतना आगे कर दीजिए कि जो इस वक्त अपने हैं उनको विश्वास हो जाए कि हाँ ये सपना पूरा होगा और उस सपने के चक्कर में वो अपने आप उस तरफ खींचे चले आए जहां खींचना चाहते हैं? भाई बात तो 23 की हो सकती थी, 28 के, लेकिन विजन 30 है। जैसे बीजेपी के विजन होते हैं 23, फिर 30, फिर 35, फिर 45। बिल्कुल, ये जो मसला है ना ये बीजेपी की लाइनअप पे है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 में ऐसा होगा कि घर जल नल तक, हर नल में जल होगा। तो आप 2025 का कोई और टारगेट है। अभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक का भी टारगेट दे दिया है। ठीक उसी तरह अशोक गहलोत ने 2030 तक का टारगेट दे दिया है। अब इसके कई मायने हैं। पहला ये कि हम 2030 तक अगर सत्ता में रहे तो हम कितना परिवर्तन कर देंगे, ये बात कन्विंस की जा रही है जनता को। दूसरी बड़ी बात है, ये मैसेज है कि 2030 में हम पूरे राजस्थान को बदल के रख देंगे। दूसरी बात है कि क्या आला कमान ने आपको 2030 तक का फ्री हैंड दे दिया है? 2030 तक लीडर आप ही रहेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जो बॉडी लैंग्वेज थी या जिस तरीके से रंधावा जी का बयान था कि हम पंजाब नहीं बनने देंगे, ये बात तो तय है कि आप भले ही 2022, 23, 25, 30 जो भी करते रहे, ये तो समझ में आ रहा है कि जनता के साथ साइकोलॉजिकल जो बीजेपी खेलती है, वैसे कांग्रेस भी उस लाइनअप पे है। लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान की तरफ से अशोक गहलोत को फ्री हैंड देने की तैयारी है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और क्योंकि कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है योजनाओं के अलावा, बीजेपी के पास हिंदुत्व भी है, तमाम एजेंडे हैं और योजनाएं भी है प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन कांग्रेस के पास अशोक गहलोत
एक सीनियर नेता के तौर पर और उनकी योजनाएं हैं, तो अब वो नहीं चाहते कि हम पंजाब की तरह कोई गुफअप करें, सरकार में कोई डिस्टर्बेंस करें और कोई आती आती सरकार जो है चली जाए, क्योंकि बीजेपी जहां एक तरफ कर्नाटक को लेके अभी इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन राजस्थान को लेकर कॉन्फिडेंट है कि हम जमीन बदल देंगे, पर कांग्रेस के पास भी आस की उम्मीद जितनी कर्नाटक से है उतनी ही राजस्थान से है। और जहां तक ये सवाल है कि ये आंकड़े एक तरफ दिए जा रहे हैं, चाहे आलाकमान ने सचिन पायलट को बुलाया, तमाम चीजें हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई बयानबाजी आज अशोक गहलोत ने नहीं की, रंधावा ने भी लिमिटेड बयानबाजी करी और कहा कि मेरी बातों से आप समझ जाएं, मुझे 2 दिन का समय दें, क्योंकि आलाकमान ये कह चुका है कि अब बाय द बुक्स चलना है। हालांकि कितने दिन तक चलेगी वक्त देखना बड़ा होगा, मुश्किल लेकिन पड़ता है अशोक आदित्य कांग्रेस के अंदर। इससे पहले भी केसी वेणुगोपाल 2 दिन का वक्त लिए थे और 5 महीने में कुछ नहीं हुआ। ये 2 दिन का पीरियड बहुत घातक होता है। हमारे साथ जगरूप यादव जी हैं, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जगरूप यादव जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान सरकार वो माइलस्टोन योजनाएं लेकर आई जो बाकी प्रदेशों के लिए नजीर बनी है। मैं इसका जिक्र आज इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आरटीएच पर आज राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब चाहे उसमें 100 ही अस्पताल आए हों, लेकिन एक पहल तो शुरू हुई राजस्थान में। क्या वाकई में योजनाओं के दम पर वर्तमान स्थिति में 2030 तक राजस्थान नंबर 1 बन सकता है? देखिए विजेंद्र जी, लोकतंत्र का तकाजा होता है। लोकतंत्र में जो निर्वाचित सरकार होती है वो लोगों के मताधिकार के प्रयोग से बनती है। लोक कल्याणकारी सरकार सबका सपना होता है और उसमें सर्जन हिताय सर्जन सुखाय योजनाएं बनाई जाती हैं और योजना दरअसल जनता को आभासी रूपकों के अलावा वास्तव में कुछ मिलता है तो वो कैसे उनकी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिति को बहबूदी दे, मजबूती दे, रोटी और रोजी मिले, कैसे उनको आर्थिक कुचक्र है, उनकी आमदनी बढ़े या आमदनी घटे नहीं। आज आप देख सकते हैं कि जैसे अभी मानक संस्थाओं ने अपनी आर्थिक सर्वे में कहा था कि भारत में अमीर और गरीब की खाई बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा अमीर है वो अमीर होता जा रहा है या बहुत वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ लोगों के पास सीमित हो रहा है। तो ऐसे में जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोक लुभावन जो योजनाएं हैं जिससे आम जन को वास्तव में राहत पहुंचती हो, चाहे वो केंद्र सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार बनाए, और खास तौर से जो विजन डॉक्यूमेंट 2030 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले भी राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो चाहे दबे स्वर में कुछ भी कहें, लेकिन सभी राजनीतिक दल के लोग और सभी जन ये कहता है कि राजस्थान में योजनाओं की दृष्टि से अच्छा काम हो रहा है। आप इंग्लिश प्रेस देखें, संवाद के संचार के माध्यम देखें तो वो सही है कि उनकी क्रियान्वयन एक चुनौती हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए नंबर 1 का मतलब बीमा योजना है या 25 चाहते हैं राजस्थान नंबर 1 बने, 30 का 25 में ही बन जाए, लेकिन नंबर 1 के पैमाने क्या? नंबर 1 किस में? आर्थिक पैमाना यही होता है विजेंद्र जी। हमेशा पैमाना जब हम देखते हैं सरकार से अमूमन आम आदमी को 5 चीजें मिलती हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर मान लीजिए स्वास्थ्य में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए, बहबूदी के लिए कम खर्च पड़ना पड़ता है, निःशुल्क जांच होती है, निःशुल्क दवाइयां मिलती हैं, बीमा मिलता है, दुर्घटना बीमा मिलता है, या बिजली में आपको 100 यूनिट या किसान को 2000 यूनिट मिलते, तो सीधे सीधे उनकी जेब में पैसे की बचत होती है। मूलभूत सुविधाओं में हम नंबर 1 हो सकते हैं कि कितनी आसानी से उन तक पहुंचाया जा सके। और आम जन चाहता है विजेंद्र जी कि मतलब ऐसी योजनाएं बने जैसे उनको कर की भी कम अदायगी देनी पड़े या उनको योजनाओं का लाभ मिले तो मुस्तहक लोगों तक पहुंचे, जो हकदार है, मिकदार है, उन तक पहुंचे। सवाल मेरे जहन में, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के इंट्रो में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। पहला किया बीजेपी का पीपीपी मॉडल। अब यहां मतलब पब्लिक पार्टनरशिप नहीं है, यह है पन्ना प्रमुख प्लान जो बीजेपी की ताकत है। और दूसरी तरफ मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हर घर लाभार्थी यानी कि HGL। क्या मुख्यमंत्री ने विजन क्रिएट किया है कि भाई अगर पन्ना प्रमुख से लड़ना है तो संगठन तो है नहीं, जिलाध्यक्ष बने नहीं, नीचे संगठन कितना सक्रिय पता नहीं, तो एक काम करते हैं हर घर में लाभार्थी डाल देते हैं। अगर हर घर में लाभार्थी होगा तो हर घर में विजन भी होगा कि मुख्यमंत्री की वजह से मिला है, तो चलिए वोट भी डाल देते हैं। तो क्या पन्ना प्रमुख प्लान वर्सेस हर घर लाभार्थी प्लान, ये लड़ाई होने वाली है 2023 में, और उसकी तरफ इशारा है मुख्यमंत्री का? बहुत ही बखूबी आपने खुद विजेंद्र ये सब पूरा जो दोनों का प्लान और टक्कर है बता दी, लेकिन पन्ना प्रमुख प्लान बीजेपी की ताकत है, था और रहेगा और एक्सपर्टीज रहेगा।
आज गुजरात में जो अप्रत्याशित जीत हुई है वो पीपीपी पन्ना प्रमुख प्लान की वजह से हुई है। और इसी पीपीपी के साथ जो वोटर्स जुड़े और उसका जो आंकड़ा 3 महीने पहले ही वहां के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने जो नरेंद्र मोदी को दिया था, उसी के हिसाब से आंकड़े जीत दर्ज हुई है। तो अब एक तो ये बात है, बीजेपी के पास कार्यकर्ता हैं, फिर लीडर्स हैं और फिर सबसे सीनियर लीडर्स हैं, यानी कि ऐसे हियरार्की चल रही है। कांग्रेस के पास आजादी के बाद से या तो लीडर्स हैं या जनता थी। अब कैसे किया जाए, बीच के कार्यकर्ता नहीं है, ना संगठन में उस तरह से काम हो पाता है। तो यही बात है कि अगर हर घर में कोई लाभार्थी होगा जो आपकी पैरवी करने के लिए होगा, तो कहीं ना कहीं वो 2 और लोगों को, जो पन्ना प्रमुख स्टाइल है कि एक को पन्ना प्रमुख बनाओ और उसको 3 की जिम्मेदारी दोगे, तो उस 3 को लेकर जाएगा बूथ पर और वोट दिलवाएगा कमल को। तो शायद अशोक गहलोत भी यही चाहते हैं कि एक जो लाभार्थी हो तो कम से कम एक आदमी तो बाकी के 2 या 3 लोगों को लेकर जाए। एक तो ये बात है। हालांकि लाभार्थी पे एक एक्शन प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर करना शुरू हुआ है। लेकिन जब चुनाव लड़ा जाता है तो और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से, मजेदार तरीके से जाति टू जाति, अमित शाह जाति एक्सपर्ट है, अशोक गहलोत जाति एक्सपर्ट है। अमित शाह हिंदुत्व एक्सपर्ट है, इस बार अशोक गहलोत ने पुष्कर का जो बदलाव किया पूरा गाय पर, जो लिम्पी वाले मामले में, तो उन्होंने वो हिंदुत्व का मुद्दा भी अशोक गहलोत ने लेना शुरू कर दिया। मंदिरों जीर्णोद्धार हुआ, मंदिरों का कॉरिडोर बनाया जा रहा है, तो अब वो हिंदू मुस्लिम का भी वो ले लें। तो यहाँ पर है ना, हर प्लान पर अशोक गहलोत का एक्शन है, बीजेपी का प्लान, अशोक गहलोत का एक्शन, तो यह बखूबी हो रहा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वसुंधरा राजे ये कह चुकी है बहुत पहले कि मैं भी योजना लाई थी लेकिन मुझे हरा दिया गया था। तो जनता का वोट करने के टाइम पे क्या मूड होता है, ये महत्वपूर्ण है, वो एमएलए पे डिपेंड करता है। ठीक है अदिति, वापस मैं आपके पास आऊंगा। माधोराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए सर। अदिति जी ने अच्छी बात कही। देखिए, योजनाएं जब धरातल पे उतारना और जनमानस में बैठाना, आप योजनाएं, आपकी घोषणा ऑर्थोतिक घोषणाएं हैं तो जनता जानती है, पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जनमानस और जन भावना अगर आपके साथ में नहीं होगी तो आप आने वाले चुनावों की बात करते हैं आप कि हमने योजनाएं बहुत की, वो बहुत अच्छी की, पर आपकी एक भी योजना अगर धरातल पे नहीं उतर पाई, लोगों के बीच में नहीं पाएगी, तो जनमानस आप कैसे जोड़ पाएंगे। ये आज अशोक गहलोत जी के लिए सबसे बड़ी मजबूरी है, क्योंकि वो तो अपनी पार्टी को खुद ही नहीं समेट पा रहे। एक दूसरा साइड में खींच रहा है, एक मंत्री कह रहा है 20 सीटें आएगी, एक कह रहा है 10 आएगी, एक कह रहा है स्कॉर्पियो में जाएंगे इतनी आएगी। तो इनका जब अपने आपको खुद का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो जनता में विश्वास कैसे मंत्री कह रहे हैं सर, उनके मंत्री नहीं कह रहे हैं, वो आपके जो विधायक हैं उन्होंने बयान दिए हैं ये। नहीं, आपके मंत्री ने नहीं दिया क्या? आप कैसे कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं इनके मंत्री नेताओं के बयान है सर ये। नहीं यार, आपके नेताओं के बयान है सर, हमारे बयान तो हम दे रहे हैं, उनका कोई वो नहीं है, हम हमारे हिसाब से देते हैं, पर आपके मंत्री जब ये कह रहे हैं। एक और सवाल करना चाह रहा हूं सर, जरा बताइए, उज्ज्वला के सिलेंडर किनको बांटे गए थे? देखिए, उज्ज्वला जैसी स्कीम सहित मैं ये कहना चाहूंगा, विजेंद्र जी मेरी एक बात सुनिए, जवाब दे दीजिए। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि चूल्हा और गैस किनको बांटे गए थे सर? उस माँ को उपलब्ध कराया जो अंधेरे में आके खाना बनाने के लिए रात को तरसती थी, बीपीएल धूम में अपनी आंखें, बीपीएल धारकों को, उन लोगों को एक ज्योति दी, बहुत बड़ा काम किया। तो ये सिंपल सवाल करता हूं सर, कहां जलेबी बना देते हैं? बीपीएल को बांटे गए या नहीं? मैंने कहा इसकी जरूरत है। और बीपीएल जगरूप जी कौन आते हैं जो शायद अगर 28 रुपए प्रतिदिन से कम कमाते हैं वही होंगे? बिल्कुल। यानी कि जो मासिक 1000 से कम कमाते हैं वो बीपीएल में आते हैं। बिल्कुल। और सिलेंडर भरा जाता है 1100 का। अब या तो पूरे महीने कमा के एक सिलेंडर भर लीजिए, फिर उसके ऊपर कंकड़ पत्थर पका लीजिए, मेरे को लग या रहा फिर आप रोटियां बना लीजिए। आपको शायद बातें ही करने का है, धरातल पे नहीं उतरते आप कभी लोगों के बीच में गए नहीं। मैं सर धरातल की बातें करता हूं, मैंने वो भी तस्वीरें दिखाई कि उज्ज्वला के सिलेंडर के अंदर गमले बना दिए गए, पौधे उगा दिए गए। माँ को तकलीफ मैंने ये भी दिखाया सर, रात को आके कैसे खाना बनाती है, उसकी तकलीफ को वही समझती है। मैं आपसे पूछता हूं, कितने सिलेंडर बटे और इस टाइम कितने रिफिल हो रहे हैं उज्ज्वला में, बताइए सर। देखिए, उज्ज्वला में आज भी अगर गैस एजेंसी पे आप जाएंगे तो आपने देखेंगे कि 50% सिलेंडर आज भी भर रहे हैं, तो उन लोगों की जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार भर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे मैं कह रहा हूं आपने ये तो माना कि 50% खराब हो गया, हालांकि आंकड़ा इससे ज्यादा है। नहीं है, आंकड़ा इससे ज्यादा है। आरसी चौधरी जी, बता दीजिए मेरे को आंकड़ा। मैं पुरानी डिबेट के लिंक आपको दे दूंगा सर। आरसी चौधरी जी, नंबर 1 का मतलब क्या है सर? किन पैमानों के अंदर नंबर 1 हम होंगे?
विजेंद्र जी, पहले तो सबसे पहले मैं आदित्य का जवाब देना चाहूंगा। आदित्य जी ने कहा पीपीपी जो मॉडल है, पन्ना प्रमुख का जो मॉडल है, और गुजरात पे आके अटक जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि हिमाचल में यही पन्ना प्रमुख थे सब, और वहां पे क्यों असफल और धराशायी हो गए। यही पन्ना प्रमुख राजस्थान में थे, पार्टी नंबर 3 और 4 की बन जाती है। जब आप जनता के पास में जाएंगे तो जनता को ये पूछने का हक है कि ये 5 साल, ये 8 साल आपने क्या किया हमारे हित के लिए, राज्य के हित के लिए। जवाब क्या होगा? आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सामने खड़ा होकर हर व्यक्ति को, जो लोक कल्याणकारी एक सरकार होती है, वो किस प्रकार से उसके भागीदार बन सकती है विकास के अंदर। नंबर 1 पे इस आधार पे बनेंगे कि देश के अंदर जो राज्यों की अर्थव्यवस्था है उसमें राजस्थान जो बीमारू और पिछड़ा राज्य कहलाता था, उस राज्य की जो जीडीपी है वो 11.04% से बढ़ी है, जो देश के अंदर नंबर 2 राज्य पे आती है। डबल इंजन की सरकार जहां पे ट्रिपल इंजन है, मध्य प्रदेश की नंबर 7 का। आप देखिए आंकड़े और दीजिए जरा, उसमें से कोरोना का टाइम हटा दीजिए और फिर बताइए कि राजस्थान की जीडीपी कितना हुआ करती है। विजेंद्र, अगर 16%, 20% तक जीडीपी रही, आप 11% को स्टेट में ज्यादा मानते हैं। विजेंद्र, अगर आप बोलने नहीं देंगे तो फिर एक मिनट बोलने नहीं देंगे। आप बोल लीजिए, सिर्फ 3-4 लोग बोल लीजिए। आप करेक्ट क्या कर रहे हैं? जब आज की बात कर रहे हैं तो आप 3 साल के आज की चर्चा कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो? आज बेरोजगारी नंबर 1 की कर रहे हो तो क्यों नहीं हो? मैं तुलनात्मक रूप से रखा हूं कि देश की जीडीपी क्या है, तो आप सुनने के लिए तैयार नहीं है कि देश की जीडीपी, दर्शक जाने की देश की जीडीपी क्या है। जवाब तो जनता 5 साल का मांगती है ना आपसे। जवाब आप लास्ट में एक दिन का देके सरकार बना लेंगे क्या? कितना बड़ा नहीं जानना चाहते? बताइए, मजबूरी आरसी चौधरी जी, चलिए बताइए सर, बीते 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर राजस्व में कितने % की बढ़ोतरी हुई है? हमने बताइए सर। 3 लाख करोड़ रुपए की गत 3 वर्षों के अंदर राज्य का जो बजट है उसके अंदर बजट की बात नहीं सर, बजट नहीं सर, आप बोल दीजिए ना भैया, जो बोलना आप बोल दीजिए। सर, मैं आपने 5.5 लाख करोड़ का ऋण राजस्थान की सरकार के, अगर आप बात करेंगे, मेरी बात सुनिए ना, अगर आप बजट की बात करेंगे तो 2014 में सर, 2014 में राजस्थान में 40,000 करोड़ का बजट आया था सर। 10 साल के अंदर 3 लाख करोड़ से ऊपर का बजट हो गया। कितने % का इजाफा हुआ बजट में सर? आधार पे रहेगी, ये बात नहीं होनी चाहिए। अरे सर, मैं तो पूछ चाहता हूं जी, सबसे ज्यादा जो नारे देगा, इस देश के लोगों को जो बांटेगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा और मीडिया पे जो सबसे ज्यादा अंकुश रहेगा, वो नंबर 1 पे रहेगा। गलती नहीं दिख रही है, आप किस प्रकार ध्रुवीकरण कर रहे हैं, किस प्रकार यहाँ पे हिंदुओं के ऊपर आपने 300 साल पुराने मंदिर तोड़ दिए आपने, आपको कहने में फिर भी वो शर्म नहीं आ रही। अच्छा आरसी चौधरी जी, चलिए आप बोलिए, 1 मिनट बोलिए सर। 2014 से अब तक बजट के अंदर कितना इजाफा हो चुका, कितने 100 गुना का इजाफा हो चुका है, बताइए सर। 2019 में राजस्थान के अंदर 2018 लास्ट में सरकार बनी जी। सरकार बनने के बाद में राजस्थान के अंदर प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी 26.81% हुई। पूरे देश के अंदर जो ये बढ़ोतरी है 6.08% से हुई। आप देख लीजिए जी, देश के अंदर जो राज्य हैं उनके अंदर राजस्थान का जो जीडीपी है वो 11.04% से बढ़ी, जो देश के अंदर नंबर 2 पे है जी। जहां पे डबल इंजन की सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। मध्य प्रदेश नंबर 7 पे आता है, बाकी सब उससे नीचे है। मैं कहना चाहूंगा जो ऋण की बात कर रहे हैं इनसे पूछ लीजिए, 1,55,000 करोड़ रुपए का, 1,55,000 करोड़ का पूछ लीजिए। जो 70 साल में 55,000 करोड़ था, आज 1,55,000 है। 1,07 साल में बढ़ा दिए और 70 साल में नहीं है। वो लोग आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके ये साथ रखिए इनसे पूछने का जी, हम ना करें ऐसी बात। प्रति व्यक्ति कितना करना पड़ा? सर मुझे लग रहा है कि मेरा सवाल समझने में हो सकता है सबको दिक्कत हो रही हो। भाई मैं बेसिक सवाल कर रहा हूं, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान नंबर 1 हो, लेकिन किन पैमानों पर हो? भाई आर्थिक दृष्टिकोण से जिस स्थिति में हम लोग हैं उसको सुधारने की जरूरत है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे पास अकूत संपदा है। अब तो यह भी है कि सोने के भंडार भी मिल गए हैं, लेकिन उनका सही तरीके से सिस्टमेटिक दोहन होना और अर्थव्यवस्था को पुश करना, उसके बिना तो नंबर 1 नहीं हुआ जा सकता। क्योंकि सारी योजनाएं तो आकर अंत में उस बजट के उस पैमाने पर टिक जाएंगी जहां से पैसा रिलीज होना है। देखो विजेंद्र जी, नंबर 1 होने के लिए निश्चित रूप से जीडीपी है, स्टेट की जीडीपी है, वो बढ़नी चाहिए जी। जीडीपी बढ़ेगी तो रोटी और रोजगार के प्रश्न हल होंगे और लोगों को जो जन कल्याणकारी योजनाओं में पैसे की बचत होती है। जैसे 10 सूत्र जो मुख्यमंत्री जी ने कहा 24 अप्रैल से हम लगाएंगे, तो वो सारी ऐसी हैं जिनसे आम जन को, जो उसके मुस्तहक हैं, जो उसके हकदार हैं, मिकदार हैं, उनको मिलेगी, सुविधाएं मिलेंगी। उसके लिए पंजीकरण करेंगे। उन्होंने कहा कि भी अपना पंजीकरण कराएं, जो पात्र नहीं है वो अपना पंजीकरण नहीं कराएं, ताकि मुस्तहक या जो हकदार है उनको मिलेगा। तो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में खास तौर से
पशु के लिए भी जैसे उसमें जी। योजना दी है, बिजली में आपने बचत जरूरी होगी। इस बात को मैं बीच में इस काटना तरह की- चाहूंगा, कौन जी। सी पशु की योजना दी, कौन सी काउंटिंग कर लिया? पशु के लिए नहीं, कहा कि कौन सी 40,000 योजना दी? आप झूठ क्यों- रुपए तक आप तो 40,000 कम से कम आपने आप उनके 10 RSS सूत्र पढ़िए। नहीं, 40 बना आपके आंकड़े ही नहीं है, तो पैसा किसको दोगे? 40,000 रुपए तक दो पशुओं तक दुधारू पशु मरेंगे तो हम निःशुल्क मेरी देंगे। बात तो सुनो आप। मैं कह रहा हूँ जब क्या लंबी बोल के टाइम रहे हो? आप जिसके नहीं लोग दी, पशु वो आपको संख्या ही बीमा नहीं मिलेगी, मिलेगी, कितने भी आप पशु किसको? हो, उनको आपके सबको पास पैसा आपने देंगे। कहाँ से तुम्हारा लाया? काम है नहीं, झूठ आपने बोलना, कहाँ से लाया? तुम्हारा काम है लोगों को आप गुमराह करना। आधार वो तो तो अभी बताइए ना। आंकड़े तो अभी जरूरत नहीं है, क्या है, पंजीकरण कराइए। कहाँ से लाओगे? पंजीकरण। कब? तब आप जब पंजीकरण लंबी की कराइए। बीमारी आई तो आपने नहीं है, लंबी जो की जब लक्ष्य बीमारी आई, और आशा की लंबी जनता की को जब बता बीमारी सके। आई, लंबी तब की आप- चलिए, बात शुक्रिया नहीं, सभी का। नहीं, 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 हमारे इस डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं की योजना बनाम परियोजना, ये चुनाव रहने वाला है और हर कोई राजस्थानी, चाहे वो राजस्थान के अंदर है या राजस्थान के बाहर बैठा है, हर कोई चाहता है कि राजस्थान नंबर 1 हो और हम 2030 का इंतजार करेंगे। नमस्कार। तय किया है 2030 मिशन लेके चलें, नंबर 1 रहे राजस्थान देश के अंदर। बन सकता है अगर पूरे प्रदेशवासी खड़े हो जाएं कि मिशन 2030 को कामयाब करना है